एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन जो है ये आपका कवर करता है आपके सिलेबस, यूजीसी नेट सिलेबस और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस को जो है वो कवर करता है। और इसी के साथ जो है ये आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द पोल्यूशन विच अकर व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स, पैथोजन। हार्मफुल सब्सटेंसेस में क्या क्या आएगा आपका? केमिकल, पैथोजन और सेडिमेंट्स कंटामिनेट वाटर बॉडीज़। जब केमिकल, पैथोजन और सेडिमेंट्स अगर कंटामिनेट करते हैं किसी वाटर बॉडी को, जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक, ओशन एंड ग्राउंड वाटर, degrading the water quality and marking its toxic to human, animal and ecosystem health is known as water pollution. कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल है, पैथोजन है या सेडिमेंट्स हैं, जब वो किसी भी रिवर को, लेक को, ओशंस को, अगर ग्राउंड वाटर को अगर पोल्यूट कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं और टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल पे या इकोसिस्टम पे, उनको क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन। क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन। देन हम बात करते हैं व्हाई इज वाटर हाईली वल्नरेबल टू पोल्यूशन। क्यों जो है आपका वाटर हाईली वल्नरेबल है पोल्यूशन से? क्यों? क्योंकि वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, बिकॉज इट डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। वाटर जो है बहुत इजीली जो है वो अदर सब्सटेंसेस को भी अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है, इसीलिए क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और मोस्टली पोल्यूटेड जो है एक मेजर पोल्यूशन का एक कॉज है। देन हम बात करेंगे दिस प्रॉपर्टी मेक इट इजीली कंटामिनेटेड बाय पोल्यूटेंट। Why is water highly vulnerable to pollution? Because it is universal solvent and it easily contaminated the pollutants. ठीक है, easily dissolve in any state of liquid. देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन सोर्सेज की। देर आर टू टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन सोर्सेज सच एज पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की अगर हम बात करें तो कोई जब भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन से जो आपका वाटर है वो रिलीज आउट हो रहा है, वाटर पोल्यूटेंट्स अगर रिलीज आउट हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? पॉइंट सोर्स कहेंगे। बट अगर किसी डिफ्यूज सोर्सेज और लार्ज एरिया से अगर वाटर रिलीज आउट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? नॉन पॉइंट सोर्स कहेंगे। तो आपके सीवेज पाइप्स हैं वो किस में कंसिडर होते हैं? ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है, सीवेज पाइप से जो वेस्ट आ रहा है, किसी ड्रेन से जो वेस्ट आ रहा है, वो क्या है आपका? पॉइंट सोर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज, सीवेज या किसी भी ड्रेन से या किसी भी पाइप से जो वेस्ट रिलीज आउट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? पॉइंट सोर्स कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है इसीलिए उसको पॉइंट सोर्स कहेंगे। नॉन पॉइंट सोर्स की अगर हम बात करें तो जो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, ग्रेजिंग फील्ड है, कंस्ट्रक्शन साइट है, माइनिंग एरियाज है, जब बारिश आई, रेनफॉल हुआ तो ये बहुत बड़े माइनिंग एरियाज हैं, सारा का सारा पानी बहकर जो है वो कहाँ पर? एक पर्टिकुलर किसी रिवर में, पॉन्ड में या लेक में जाके इकट्ठा हो रहा है और वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? रन ऑफ जो है, रन ऑफ की वजह से क्या हो रहा है? आपकी वाटर बॉडी पोल्यूट हो रही है और किसी भी पर्टिकुलर किसी पॉइंट सोर्स से नहीं आ रहा है। वो एग्रीकल्चर रन ऑफ लगा लो या फिर माइन रन ऑफ लगा लो, कंस्ट्रक्शन साइट लगा लो, तो वो बहकर आ रहा है, तो इसीलिए उसको हमने क्या बोला? नॉन पॉइंट सोर्स। पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं आ रहा है तो इसीलिए क्या बोला? नॉन पॉइंट सोर्स। तो आपको वाटर पोल्यूशन समझ आ गया क्या होता है? कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है और साथ ही साथ ह्यूमन, एनिमल या और इकोसिस्टम को अगर हार्म करता है तो उसे क्या कहेंगे? वाटर पोल्यूशन कहेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की बात करेंगे दे आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पॉइंट, ड्रेन, सीवेज एक्सेट्रा। नॉन पॉइंट सोर्स की बात करेंगे तो लार्ज एरिया रन ऑफ जो है, रन ऑफ की वजह से नॉन पॉइंट सोर्स क्रिएट होता है। देन हम बात करेंगे, आपके सिलेबस में दे रखा है इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखो, जब भी अगर आप पढ़ने बैठते हो, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला एम जो है हमारा वो ये होना चाहिए कि हमें सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए।
तो सिलेबस जो है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो किस टॉपिक से कोरिलेट करता है और कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमें यूनिट 6 से रिलेटेड जो भी PYQs करने हैं तो उससे पहले हमें थ्योरीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें ईजीली। और एक बात और कहना चाहूँगी, एक क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में बहुत सारी आ रही हैं जो मैसेजेस से रिलेटेड, कि कौन कौन सी ऐसे बुक्स हैं जो हमें प्रेफर करनी चाहिए करंट अफेयर के लिए, या फिर स्टडी मटेरियल जो है वो HPSC या UGC नेट सिलेबस के लिए हमें क्या प्रेफर करना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में जो है वाटर पोल्यूशन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप गिलबर्ट मास्टर को फॉलो अप कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से जो है आपका वाटर पोल्यूशन दे रखा है। तो इसमें यूनिट 6 जो है वो आपका पूरा कवर करता है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरा का पूरा आपका वाटर पोल्यूशन कवर करता है। और इसी के साथ आप मेरे लेक्चर को भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें मैं आपका सारा का सारा जो है टॉपिक कवर कराऊंगी। वाटर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का हम कवर कर चुके हैं, नॉइज़ पोल्यूशन भी हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ जो है हम यूनिट 1 के भी कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और साथ साथ हम जो है अब ये यूनिट कवर होने के बाद, वाटर पोल्यूशन वाला यूनिट कवर होने के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 3 इकोसिस्टम। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस थ्योरी टॉपिक। और कल से हम PYQ सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट वाइज जो है हम सारे PYQs जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो कल हम जो है कल से सॉल्व करेंगे यूनिट 6 के, क्योंकि यूनिट 6 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको टाइप ऑफ पोल्यूशन जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये करवा दिया था। थर्मल पोल्यूशन और रेडिएक्टिव पोल्यूशन जो है इससे रिलेटेड जो भी हमारे PYQs आएंगे उसमें मैं आपको थ्योरीज जो हैं वो हम डिस्कस करते चलेंगे। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की मैं बात करती हूँ ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो माइक्रोबियल लेवल पे या बायोलॉजिकल कंटामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका इकोलाई है, सैल्मोनेला है, ठीक है, या फिर शिंगुला जो है वो क्या कॉज करेगा, डायरिया या डिसेंट्री। तो इकोलाई और सैल्मोनेला जो है आपका क्या कॉज कर रहा है, डायरिया फिर डिसेंट्री। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे आपके, डिहाइड्रेशन या फीवर। आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कौन से जो पर्टिकुलर डायरिया जो है या डिसेंट्री जो है वो कौन से माइक्रोबियल कंटामिनेंट की वजह से कॉज हो रही है। तो दैट इज इकोलाई, सैल्मोनेला या फिर शिंगुला, जो क्या कॉज कर रहा है, डायरिया और डिसेंट्री। एंड सिम्टम्स क्या होंगे, डिहाइड्रेशन और फीवर। कहाँ से जो है इसका सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, वो आपका सोर्स ऑफ पोल्यूशन है सीवेज। इकोलाई कहाँ मिलेगा, सैल्मोनेला कहाँ मिलेगा, सीवेज में मिलेगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं वाइब्रो कॉलेरा। वाइब्रो कॉलेरा जो है वो क्या कॉज कर रहा है, कॉलेरा डिजीज को कॉज कर रहा है। सिम्टम्स क्या रहेंगे, सीवियर वाटरी डायरिया। तो आपको सीवियर वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। और ये कहाँ से कॉज हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर। कहाँ से सोर्स क्या है, कंटामिनेटेड वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ कॉलेरा। कौन सा माइक्रोब कॉज कर रहा है, वाइब्रो कॉलेरा। देन हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस की। हेपेटाइटिस जो है वो कॉज करता है जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस कॉज करता है, पीलिया कॉज करता है। ये सिम्टम्स क्या है, लिवर इन्फ्लामेशन होता है इसमें। और किसकी वजह से जो है आपका ये कॉज होता है, पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो है आपका हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो कॉज होता है। जॉन्डिस जो है वो आपका कॉज होता है, लीवर को अफेक्ट करता है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। देन हम बात करते हैं पोलियो वायरस की। पोलियो वायरस जो है वो क्या कॉज करती है, पैरालिसिस कॉज करती है रेयरली। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय कंटामिनेटेड वाटर। देन हम बात करते हैं केमिकल कंटामिनेंट्स की। तो नाइट्रेट जो है वो आपका क्या कॉज करता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में भी आपको आ सकता है। किसी भी बेसिक एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई केमिकल दे दिया और उससे रिलेटेड डिजीज पूछ लिया। तो नाइट्रेट की मैं बात करूँ तो नाइट्रेट जो है वो क्या कॉज करता है, आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज करता है, और परमिसिबल लिमिट कितनी है वाटर में नाइट्रेट की, दैट इज लेस देन 45%, 45 mg पर लीटर, 45 mg पर लीटर। और ये मेनली जो है वो इन्फेंट्स को कॉज करता है। किसको कॉज करता है? बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो नाइट्रेट से क्या हो रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है। आर्सेनिक की बात करूँ तो ये क्या कॉज कर रहा है? स्किन कैंसर कॉज कर रहा है या ब्लैक फुट डिजीज? आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज बाय ड्यू टू आर्सेनिक, दिस इज कॉज ड्यू टू आर्सेनिक। और मेजरली अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक फुट डिजीज़ जो है या स्किन कैंसर है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पे पेडीफिल्स का काम होता है। वेस्ट बंगाल, असम, यूपी और बिहार। असम, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो आर्सेनिक से अफेक्टेड कौन से एरियाज़ हैं? वेस्ट बंगाल, असम, यूपी और बिहार। देन हम बात करते हैं फ्लोराइड की। फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। क्या होता है? फ्लोरोसिस, जिसमें आपके डेंटल जो दांत हैं वो पीले पड़ जाते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी हड्डियां भी जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो फ्लोरोसिस की वजह से क्या कॉज हो रहा है? फ्लोराइड की वजह से क्या कॉज हो रहा है? फ्लोरोसिस। ठीक है, 1.5 mg पर लीटर जो है आपका परमिसिबल लिमिट है इसका। इसमें क्या होता है? जॉइंट पेंट होता है और मोल्टेड टीथ हो जाते हैं आपके, येलोइंग ऑफ टीथ ड्यू टू फ्लोरोसिस। हरियाणा इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फ्लोरोसिस। देन हम बात करेंगे लेड। लेड जो है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल अफेक्टेड था, इसी तरीके से फ्लोराइड से अफेक्टेड आपका हरियाणा है। और आपका जो सोर्स जो है वो फ्लोराइड का ग्राउंड वाटर में, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड वाटर जो है आपका सोर्स ऑफ फ्लोराइड है, एक्सेस सोर्स ऑफ फ्लोराइड है। ठीक है, जो आपके रॉक से जो है वो सिक्रीट आउट होता है। देन हम बात करेंगे लेड की। लेड की वजह से क्या कॉज होता है? आपका IQ डिक्लाइन हो जाता है, बिहेवियरल चेंजेस जो है वो बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। आपका IQ डिक्लाइन हो जाता है, और ज़्यादातर बच्चों में ये देखने को मिलता है। देन मरकरी की बात करें तो मरकरी क्या कॉज करता है? मिनीमाटा डिजीज़ कॉज करता है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन जापान केसेस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन जापान केसेस हमें देखने को मिले थे। तो मरकरी की वजह से क्या हो रहा है? मिनीमाटा डिजीज़ हो रहा है। और कौन सी मरकरी? मिथाइल मरकरी। देन हम बात करेंगे कैडमियम की। कैडमियम से क्या कॉज हो रहा है? इटाई डिजीज़ कॉज हो रहा है। बॉन डिफॉर्मिटीज़ जो है हमें देखने को मिल रही है। तो कैडमियम से इटाई डिजीज़ कॉज होता है। देन नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉज कर रहा है? स्टमक कैंसर को कॉज कर रहा है। तो इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिजीज़, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस, लेड की वजह से IQ डिक्लाइन या फिर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। मरकरी की बात करें तो मिनीमाटा डिजीज़ कॉज होती है। कैडमियम की वजह से इटाई डिजीज़, और नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की वजह से स्टमक कैंसर। देन हम बात कर लेते हैं टॉक्सिक एल्गल ब्लूम के बारे में। टॉक्सिक एल्गल ब्लूम क्या कॉज करते हैं? आपका यूट्रोफिकेशन कॉज कर रहे हैं। क्या कॉज कर रहे हैं? यूट्रोफिकेशन कॉज कर रहे हैं। तो न्यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से कॉज हो रहा है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। उसमें क्या प्रेजेंट है? NPK प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो NPK जो है, जब बारिश आती है तो रन ऑफ होके आपके लेक, रिवर या किसी भी वाटर बॉडी में जाके फॉल करते हैं ड्यू टू रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से क्या होगा? जब इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अगर इनरिचमेंट हो गया तो वो क्या कॉज करेगा? यूट्रोफिकेशन कॉज करेगा। ब्लू ग्रीन एल्गे जो आपके पानी पे जो है वो आके काई जम जाती है, जो काई देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इनरिचमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या कॉज कर रहा है? यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? आपके एल्गल ब्लूम फॉर्म हो जाते हैं। किसी भी एक लेक पर काई जो है जम जाती है, उसको क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। देन हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट। इनडायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट में बात करें तो कंटामिनेटेड फिश cause the bioaccumulation of heavy metal in human, that cause the bioaccumulation of heavy metal in human, contaminated fish। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरकरी
ये देखने को मिला था कि मरकरी में जो है फिशेज़ में है, स्मॉल फिशेज़ जो है वो हाईली अफेक्टेड हैं, ठीक है। रन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो है वो मरकरी जो है वाटर में गया, ठीक है, मिथाइल मरकरी वाटर में गया, जाके डिज़ोल्व हो गया, फिर स्मॉल फिशेस ने उनको खाया, उन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस ने खाया, लार्ज फिशेस को किसी और एनिमल ने खाया। तो वो ट्रॉपिक, फर्स्ट ट्रॉपिक से सेकेंड ट्रॉपिक, सेकेंड से थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो कंसंट्रेशन धीरे 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 मरकरी का इंक्रीज होने लगा। इसीलिए हमने क्या बोला, बायो एक्यूमुलेशन, की एक कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे एक लेवल से, एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो एक्यूमुलेट होती गई। तो कंटामिनेटेड फिश कॉज दी बायो एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल इन ह्यूमंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन की वजह से क्या होता है, आपका मालन्यूट्रिशन कॉज होता है, स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन। तो बच्चों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, अगर पुअर सैनिटेशन होगा तो मालन्यूट्रिशन या स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन जो है हमें देखने को मिलेगा। देन प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो किसकी वजह से कॉज होता है, प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स की वजह से। तो हार्मोन इम्बैलेंस और कैंसर रिस्क जो है वो देखने को मिल रहा है ड्यू टू प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब की। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब जो है वो इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट कॉज करते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कॉलेरा की वजह से क्या हो रहा है, विब्रो कॉलेरा, पोलियो वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस ए और ई, कंटामिनेटेड वाटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट पोल्यूशन, एटाई ड्यू टू कैडमियम, मिनीमाटा ड्यू टू मरकरी, फ्लोरोसिस ड्यू टू फ्लोराइड, कैंसर, स्किन कैंसर दैट इज आर्सेनिक या फिर ब्लैक फुट डिजीज, डायरिया विच इज कॉज बाय इकोलाई एंड शिंगले पैथोजेंस की वजह से, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में जो दे रखा है कि मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर, कौन कौन से पर्टिकुलर पैरामीटर्स के मेजरमेंट क्या है, मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, और उनकी लिमिट जो है वो मैंने ऐड कर दी है ताकि आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो पीएच जो है हम क्या यूज़ करते हैं, पीएच को मेज़र करने के लिए इलेक्ट्रोमीट्रिक मीटर यूज़ करते हैं, पीएच मीटर यूज़ करते हैं। टू प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, टू मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाया वोल्टेज। तो पीएच कैसे मेजर करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं वाया वोल्टेज, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लास रोड का यूज़ करते हैं पीएच मीटर, ग्लास रोड या फिर डिजिटल पीएच मीटर का यूज़ करके हम क्या पता लगा सकते हैं, पीएच पता लगा सकते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट है पीएच में, वो है आपका 6.5 टू 8.5, 6.5 टू 8.5। अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो भी 6.5 टू 8.5 mg पर, सॉरी पीएच की बात हो रही है, तो ठीक है। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टोमीटर हम यूज़ करते हैं, कंडक्टोमीटर हम यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका, आयनिक कंडक्शन ऑफ करंट। हम क्या करते हैं इसमें, सॉल्ट की या आयन कंसंट्रेशन को चेकआउट करते हैं हम किस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, वी चेकआउट दी आयन कंसंट्रेशन। क्या यूज़ करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर को यूज़ करते हैं, यूनिट क्या है, माइक्रोसीमन पर सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर जो है इसका यूनिट है। देन हम बात करेंगे टर्बिडिटी की। टर्बिडिटी को हम यूज़ करते हैं नेफ्लोमीटर की हेल्प से। मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, नेफ्लोमीट्रिक, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल। लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल जो है वो इस प्रिंसिपल पे बेस करता है आपका नेफ्लोमीटर। और क्या यूज़ करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, नेफ्लोमीटर या टर्बिडिटी मीटर। तो टर्बिडिटी को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, आपको मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में कि टर्बिडिटी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्बिडिटी मीटर या फिर नेफ्लोमीटर यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कंडक्टिविटी मीटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम आयन का कंसंट्रेशन चेकआउट करते हैं। पीएच जो है वो ग्लास रोड या फिर पीएच डिजिटल पीएच मीटर से भी चेकआउट करते हैं। देन हम बात करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को चेकआउट करने के लिए मेथड जो यूज़ किया जाता है वो है आपका रिंकलर मेथड या फिर डियोमीटर। रिंकलर मेथड का हम यूज़ करते हैं जिसमें हाइड्रोमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होके I2 बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है
कि ऑक्सीजन जो है जब I2 जितना रिलीज होता है उससे हम पता करते हैं कि कितना जो है ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो कौन सा मेथड जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को हम पता करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है आपका रिंकलर मैथड विच इज़ बेस्ड अपॉन हाइड्रोमेट्रिक ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल। यूनिट क्या है, mg पर लीटर। एक्वेटिक वाटर में जो है अगर लेस देन 5 mg पर लीटर होगा तो वो वाटर बॉडी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी। तो परमिसिबल लिमिट कितना है, ग्रेटर देन 5 mg पर लीटर इन एक्वेटिक लाइफ। देन हम बात करेंगे BOD की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 5 डे मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, 5 डे या 3 डे इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, O2 यूज बाय माइक्रोब टू डिग्रेड दी ऑर्गेनिक मैटर। कितना ऑक्सीजन जो है वो माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं हम इसमें, BOD बॉटल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूनिट क्या है, mg पर लीटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में लेस देन 3 mg पर लीटर जो है आपका BOD प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 3 mg पर लीटर है तो दैट इज़ दी वेरी पोल्यूटेड वाटर। देन हम COD की बात करें तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है मेथड ऑफ एनालिसिस जो है डाइक्रोमेट रिफ्लेक्स मेथड जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल बेस्ड है ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडेशन जब उसका होगा इन एसिड मीडियम तो क्या प्रोड्यूस होगा, उससे क्या डिटेक्ट कर पाएंगे हम, COD डिटेक्ट कर पाएंगे। तो दिस इज बेस्ड अपॉन द ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 इन एसिड मीडियम। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रिफ्लेक्स टाइट्रेशन विद FAS जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। तो pH के लिए pH मीटर यूज़ किया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी मीटर यूज़ किया टू डिटेक्ट द आयन कंसंट्रेशन। टर्बिडिटी के लिए लाइट स्कैटरिंग को हम मेज़र कर रहे हैं बाय ड्यू टू नेफ्लोमीटर या टर्बिडिटी मीटर। DO के लिए हमने रिंकलर्स मेथड यूज़ करा। BOD के लिए 5 डे इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस जो हमने मेथड यूज़ करा। देन हमने COD के लिए डाइक्रोमेट रिफ्लेक्स मेथड यूज़ करा। डाइक्रोमेट रिफ्लेक्स मेथड, टाइट्रेशन विद FAS जो है इसमें की जाती है। देन TDS की बात करें तो ग्रेविमेट्रिक या फिर EC बेस्ड मेथड हम यूज़ करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक मेथड विच इज़ यूज फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ डिजॉल्व सॉलिड हम चेकआउट करते हैं। तो TDS मीटर और इवापोरेटर डिश जो है हम इसमें इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो TDS मीटर या फिर इवापोरेशन डिस्क का यूज़ करते हैं हम। यूनिट क्या है, mg पर लीटर है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में है आपका 500 mg पर लीटर। मैक्सिमम जो लिमिट रहेगा वो है आपका 2000 mg पर लीटर। अकॉर्डिंग टू WHO जो है वो कितना परमिसिबल लिमिट है टोटल डिजॉल्व सॉलिड का वेस्ट वाटर में, दिस इज 1000 mg पर लीटर। तो टोटल हार्डनेस की बात करते हैं तो टोटल हार्डनेस एज CaCO3 जो है वो EDTA टाइट्रेशन मेथड से हम पता लगाते हैं। प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्सेशन विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। यूक्रोम ब्लैक टी EDTA हम यूज़ करते हैं इसमें। यूनिट क्या है, mg पर लीटर। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज़ 200 एक्सेप्टेबल, 600 इज़ मैक्सिमम। तो 200 mg पर लीटर जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, 600 mg पर लीटर जो है वो मैक्सिमम लिमिट है। तो और अकॉर्डिंग टू WHO दिस इज़ 100 to 500 mg पर लीटर। देन हम नाइट्रेट की बात करेंगे तो नाइट्रेट के लिए हम UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं या फिर PDA मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन और कलर रिएक्शन को हम चेकआउट करते हैं। एब्जॉर्प्शन और कलर रिएक्शन बेस्ड प्रिंसिपल पे ये काम करता है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो मैंने बता दिया, UV विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर फिनॉल डाइसल्फोनिक एसिड। ये फिनॉल डाइसल्फोनिक एसिड मेथड जो है यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द नाइट्रेट। परमिसिबल लिमिट कितना है, 45 mg पर लीटर। अकॉर्डिंग टू WHO है 50 mg पर लीटर। फ्लोराइड की बात करें तो स्पेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं, स्पेंट SPADNS स्पेंट टेस्ट हम यूज़ करते हैं या फिर ISA। प्रिंसिपल क्या है, ब्लीचिंग ऑफ डाई कलर एंड इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल। स्पेंड रिएजेंट का हम इसमें यूज़ करते हैं। देन mg पर लीटर इसका यूनिट है। फ्लोराइड का कंसनट्रेशन जो है वो ऑप्टिमम 1 mg पर लीटर और मैक्सिमम जो है 1.5 mg पर लीटर ही परमिजिबल है। और अकॉर्डिंग टू WHO फ्लोराइड का जो परमिजिबल लिमिट है वो है 1.5 mg पर लीटर। देन हम बात करते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मोर आर्जिनोमेट्रिक टाइट्रेशन। मोर आर्जिनोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें प्रेसिपिटेशन विद Ag फॉर्म होता है, आपका सिल्वर फॉर्म होता है, और सिल्वर नाइट्रेट या K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इंडिकेटर या फिर सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटर का यूज़ किसके डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं? हम क्लोराइड डिटेक्शन के लिए हम कर रहे हैं। और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? आर्जिनोमेट्रिक मेथड। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परमिजिबल लिमिट की। तो परमिजिबल लिमिट है क्लोराइड का 250 mg पर लीटर, 250 ppm टू मैक्सिमम लिमिट कितना है? 100,000 mg पर लीटर। और WHO लिमिट की बात करूँ तो 250 mg पर लीटर। सल्फेट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। सल्फेट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टर्बिडिटरी ग्रेविमेट्रिक मेथड। फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 टर्बिडिटी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। क्या यूज़ कर रहे हैं? BaCl2 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच इज़ यूज फॉर सल्फाइड डिटेक्शन। यूनिट क्या है? mg पर लीटर। परमिजिबल लिमिट है 200 ppm से 400 मैक्स। और अकॉर्डिंग टू WHO 250 mg पर लीटर। आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन के लिए हम AAS या फिर कलरीमेट्रिक मेथड हम यूज़ करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन होता है। ऑर्थोपेंथोरलाइन AAS और ऑर्थोपेंथोरलाइन या फिर AAS का हम यूज़ करते हैं। एटॉमिक AAS विच स्टैंड्स फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देन इसमें यूनिट क्या है? mg पर लीटर इसका यूनिट है। परमिजिबल लिमिट है अकॉर्डिंग टू बिस इज 0.3 mg पर लीटर। दिस इज हैवी मेटल ना, तो कंसनट्रेशन बहुत कम होगा। 0.3 mg पर लीटर अकॉर्डिंग टू बिस, और अकॉर्डिंग टू WHO इज 0.3 mg पर लीटर। लेड की बात कर लेते हैं। इसको भी हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं, या फिर ICP MSB जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ICP MS जो है वो भी हम यूज़ करते हैं, और इसका कंसनट्रेशन है 0.01 mg पर लीटर। अकॉर्डिंग टू WHO इज़ ऑल्सो सिमिलर। आर्सेनिक की बात करें तो ये भी जो है हम डिटेक्ट करते हैं किससे? तो आपके हैवी मेटल जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं किससे? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS से। यूनिट क्या है? mg पर लीटर है। परमिजिबल लिमिट 0.01 mg पर लीटर। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो MPN मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं लैक्टोज ब्रोथ ट्यूब या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स का हम यूज़ करते हैं। CFU पर 100 ml जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो 0 कॉलीफॉर्म्स आपके प्रेजेंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं देखो, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि आपको मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक नोट्स के रिगार्डिंग मैंने बात की है यहाँ पे। तो कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, क्या परमिजिबल लिमिट है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए किसी भी MCQ या PYQs को सॉल्व करने के लिए। देन हम बात कर लेते हैं, आपके टॉपिक में दे रखा है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं, क्या पर्पस होता है, क्या मेथड या प्रोसेस यूज़ होता है, और किस तरीके के केमिकल इक्विपमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स विच इज़ रिलेटेड टू MCQs। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्क्रीनिंग की।
तो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं लार्ज डेब्रिस लाइक प्लास्टिक। तो बड़े बड़े जो भी लार्ज डेब्रिस होगा, जो ऊपर ऊपर कूड़ा जो फ्लोट कर रहा होता है, हम उसको किससे रिमूव करेंगे, स्क्रीनिंग के थ्रू हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, बार स्क्रीन और रैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल ट्रीटमेंट, तो मैकेनिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट दी स्क्रीनिंग बार स्क्रीन्स। ठीक है। देन हम बात करते हैं एरिएशन की। एरिएशन जो है वो रिमूव करता है आपके गैसेस को, जैसे कि CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्साइड, Fe2+ और Mn2+। ठीक है। मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, कैस्केडिंग ट्रेज का हम यूज़ करते हैं या स्प्रे एरिएशन का यूज़ करते हैं, कैस्केडिंग ट्रेज या फिर स्प्रे एरिएशन। केमिकल इक्विपमेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर और ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इम्प्रूव द टेस्ट एंड इंक्रीज द DO। तो एरिएशन क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्क्रीनिंग को मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, एरिएशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज दी डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरिएशन का यूज़ करते हैं। देन हम कोagulation की अगर मैं बात करूँ, तो कोagुलेंट जो है वो आपका न्यूट्रलाइज द कोलाइडल चार्जेस फॉर एग्रीगेशन। दे न्यूट्रलाइज द कोलाइडल चार्जेस फॉर एग्रीगेशन। मेथड क्या यूज़ कर रही है, रैपिड मिक्सिंग विद कोगुलेंट्स। ठीक है। कोगुलेंट्स हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, एलम यूज़ करते हैं, फेरिक क्लोराइड हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एलम और फेरिक क्लोराइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं, ऑन द ऑप्टिमल pH 6 to 7 डिस्टेबलाइज द पार्टिकल। जब अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट हैं, टर्बिड है पानी, तो अगर हम एलम जो है उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो ऊपर की जो भी टर्बिडिटी है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी ड्यू टू कोगुलेंट, क्योंकि कोगुलेंट जो है वो बड़े लार्ज साइज पार्टिकल बन जाएंगे तो नीचे जाके आपके सेटल आउट हो जाएंगे और pH को क्या कर देंगे, pH ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोगुलेशन का यूज़ करते हैं। तो pH ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोगुलेशन का यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे फ्लोक्यूलेशन की। फ्लोक्यूलेशन फॉर्म द फ्लॉक्स फ्रॉम माइक्रो पार्टिकल, दे आर फॉर्म दी फ्लॉक्स फ्रॉम माइक्रो पार्टिकल। क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, जेंटल स्टेयरिंग इन फ्लोक्यूलेटर। जेंटल स्टेयरिंग इन फ्लोक्यूलेटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, पैडल फ्लोक्यूलेटर यूजिंग एड सेडिमेंटेशन। तो फ्लॉक्स बना देते हैं, इसमें बड़े बड़े फ्लॉक्स बन जाते हैं और फ्लॉक्स जो है वो माइक्रोब के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको हम ईजिली जो है बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन रिमूव आउट कर देते हैं। ठीक है। देन हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। तो सेटल डाउन द हैवी फ्लॉक्स। हैवी फ्लॉक्स जैसे फ्लोक्यूलेंट और कोगुलेंट्स या फ्लोक्यूलेंट जब हमने यूज़ करे तो फ्लॉक्स बन गए तो वो नीचे जाके सेटल डाउन होंगे, तो सेडिमेंटेशन थ्रू जो है वो हम हैवी फ्लॉक्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसका डिटेंशन टाइम कितना होता है, 2 से 6 घंटे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सेडिमेंटेशन का डिटेंशन टाइम कितना रहता है, 2 से 6 घंटे, 2 to 6 आवर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को हम रिमूव करते हैं। क्या यूज़ करते हैं इसमें, सैंड ग्रेवल फिल्टर बेड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रैपिड सैंड फिल्टर या फिर स्लो सैंड फिल्टर्स का हम यूज़ करते हैं। SSF रिमूव द 99% बैक्टीरिया। तो आपके SSF जो है आपका स्लो सैंड फिल्टर 99% बैक्टीरिया को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। देन हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, आपके पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देते हैं, जिससे क्लोरीनेशन, ओजोनेशन, UV ट्रीटमेंट जो है आपका मेथड्स में आता है। रेजिडुअल क्लोरीन कितना यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर में, तो वो आता है आपका 0.2 mg पर लीटर इन डिस्ट्रीब्यूशन। 0.2 mg पर लीटर इन डिस्ट्रीब्यूशन हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टनिंग की। टू रिमूव द हार्डनेस, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टनिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लाइम यूज़ करते हैं, सोडा ऐश यूज़ करते हैं। ठीक है। जियोलाइट यूज़ करते हैं। यूज़ वेयर इज हार्डनेस इज़ ग्रेटर देन 200 mg पर लीटर। अगर हार्डनेस 200 mg पर लीटर से ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लाइम, सोडा ऐश या फिर जियोलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोराइड रिमूवल की। टू रिड्यूस द फ्लोराइड इन सेफ लेवल बाय नालगोंडा टेक्निक। तो ये क्वेश्चन आपसे PYQ में पूछ रखा है कि नालगोंडा टेक्निक जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो नालगोंडा टेक्निक जो है वो फ्लोराइड रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नालगोंडा टेक्निक विच इज़ यूज फॉर फ्लोराइड रिमूवल।
या फिर एक्टिवेटेड एल्यूमिना जो है वो भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फ्लोराइड रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें एलम, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, एलम, लाइम, ब्लीचिंग पाउडर। नालगोंडा टेक्निक जो है वो डेवलप किया था किसने, नीरी ने डेवलप किया था, जिसका लिमिट कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5 mg पर लीटर जो है आपका वाटर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो नालगोंडा टेक्निक विच इज़ डेवलप बाय नीरी एंड एक्टिवेटेड एल्यूमिना इज ऑल्सो यूज फॉर फ्लोराइड रिमूवल। देन आर्सेनिक रिमूवल के लिए मैंने बात करी थी, ठीक है, आर्सेनिक 3+ और आर्सेनिक 5+ दोनों रिमूव आउट करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, कोagulation या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम रिमूव आउट कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन, कोagulation एंड फिल्ट्रेशन। तो कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करते हैं, क्लोराइड, क्लोरीन, आयरन सॉल्ट या फिर एलम, क्लोरीन, आयरन सॉल्ट और एलम। टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिमूव द फाउल स्मेल और टेस्ट, एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्प्शन से हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल करते हैं टेस्ट और ऑर्डर को। पीएच करेक्शन की बात करूं तो पीएच करेक्शन के लिए हम लाइम डोजिंग करते हैं या फिर एसिड डोजिंग करते हैं, एसिडिक और बेसिक का यूज़ करते हैं। लाइम डोजिंग या एसिड डोजिंग यूज़ करके हम क्या करते हैं, पीएच को करेक्ट आउट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर H2SO4। स्टोरेज, स्टोर ट्रीटेड वाटर सेफली, प्रिवेंट कंटामिनेशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके टॉपिक में जो दे रखा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एडवांस ट्रीटमेंट। ये लास्ट टॉपिक है इसका, या फिर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ, ये क्या है आपका, फिजिकल ट्रीटमेंट है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट दोनों जो है आपके क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कोरस, सॉलिड और ग्रिट या ऑयल्स को, किसके थ्रू, स्क्रीनिंग ग्रिड्स के थ्रू, रिमूवल स्कीमिंग्स के थ्रू। क्या यूज़ कर रहे हैं, बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर्स और ऑयल ट्रैपर हम यूज़ कर रहे हैं। लार्ज डेब्रिस या ग्रीड डेब्रिस को हम यूज़ करते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट देखो, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि टाइम ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट के लिए जो है आपका ये प्रोसेस होता है। तो प्रिलिमिनरी प्रोसेस के लिए कितना टाइम होता है आपका, 5 to 15 मिनट होता है, जिसमें हम बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर का यूज़ करते हैं और ऑयल ट्रैपर्स का यूज़ करते हैं, और बड़े हैवी पार्टिकल्स को, लार्ज डेब्रिस को हम रिमूव आउट करते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का BOD रिमूवल नहीं होता है। देन हम बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की, ये भी फिजिकल ट्रीटमेंट है। टू सेटल द सॉलिड रिमूवल, क्या करते हैं, सॉलिड रिमूवल को सेटल डाउन करते हैं, जिसमें प्रोसेस यूनिट क्या रहेंगी आपकी, सेडिमेंटेशन, प्राइमरी क्लैरिफायर। तो सेडिमेंटेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर कहाँ यूज़ हो रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, सेडिमेंटेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर इज दी विच टाइप ऑफ स्टेज, ठीक है, विच टाइप ऑफ स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर, ठीक है, सेडिमेंटेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर यूज फॉर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। टेक्निक क्या यूज़ हो रही है, सर्कुलर, रेगुलर टैंक, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर टैंक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोल्यूटेंट कितना रिमूव कर रहा है, TSS जो आपका रिमूव होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में वो होता है आपका 30 to 60%, कितना, 30 to 60%। और BOD जो रिमूव होती है दैट इज 25 to 40%, 25 to 40%। ड्यूरेशन कितना रहता है, 1.5 से 2.5 घंटे जो है आपका ड्यूरेशन रहता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए 1.5 से 2.5 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा आपका, 1.5 to 2.5 आवर्स, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसमें प्रोसेस यूनिट, सेडिमेंटेशन और प्राइमरी क्लैरिफायर आता है। टाइम ड्यूरेशन आपका 1.5 to 2.5 आवर्स रहेगा, और पॉल्यूटेंट रिमूव करता है TDS दैट इज 30 to 60%, TSS 30 to 60%, 25 to 40% आपका BOD रिमूव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को। इट इज़ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विच डिग्रेड, डिजोल्व और कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव आउट करता है। डिग्रेड, द डिजोल्व एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर। क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस, SBR, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, MBBR, RBC, ठीक है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल
कंट्रोलर। तो ASP, SBR, ट्रिकलिंग फिल्टर, MBBR, RBC ये किस में यूज़ हो रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। किस में यूज़ हो रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ASP, SBR, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स कौन से स्टेज पर यूज़ करते हैं। तो ASP के कौन से स्टेज पर यूज़ कर रहे हैं? तो ASP, SBR, सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर या फिर एक्टिवेटेड स्लेज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कहाँ पर यूज़ हो रहा है? MBBR, RBC कहाँ यूज़ हो रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज़ हो रहे हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, फॉर द माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ एरोबिक और एनारोबिक। माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन ऑफ एरोबिक और एनारोबिक। कितना रिमूव होता है BOD COD? 85 to 90% आपका BOD COD यहाँ से रिमूव होता है। सब न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ASP का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 से 8 घंटे है, और SBR सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर का जो है वो आपका 4 से 6 घंटे। तो 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आर फॉर ASP एंड 4 to 6 आर फॉर SBR। मेनली क्या है? BOD रिमूव हो जाता है यहाँ से। एरिएशन टैंक इज द की यूनिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट की। इट इज़ द एडवांस ट्रीटमेंट। फाइनल पॉलिशिंग, रिमूव द न्यूट्रिएंट, पैथोजन, कलर और TDS। फाइनल पॉलिशिंग के लिए हम क्या फाइनल पॉलिशिंग के लिए हम टर्शरी ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पैथोजन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। इसमें हम फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिमूवल, डिसइंफेक्शन और मेम्ब्रेन्स का यूज़ करते हैं। तो आपके RO फिल्टर्स है, अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स है, UV फिल्टर्स है। तो जितने भी सैंड फिल्टर्स हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं? टर्शरी ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं। सैंड फिल्टर, UV फिल्टर, RO, एक्टिवेटेड कार्बन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर कहाँ यूज़ हो रहा है? टर्शरी ट्रीटमेंट में। कहाँ यूज़ हो रहा है? टर्शरी ट्रीटमेंट में। पॉल्यूटेंट रिमूवल की अगर हम बात करें तो रेजिडुअल BOD, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, माइक्रोब, कलर, TDS सब कुछ यहाँ से जो है वो रिमूव आउट हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन सिर्फ आपका रहेगा 30 to 90 मिनट। 30 to 90 मिनट। देन हम बात करेंगे स्लज ट्रीटमेंट की। इसमें सॉलिड मैनेजमेंट आपका लेवल है। रिड्यूस्ड एंड स्टेबलाइज द रीयूज डिस्पोजेबल स्लग। इट रिड्यूस एंड स्टेबलाइज द रीयूज और डिस्पोज द स्लज। क्या प्रोसेसेस यूज हो रही है? थिकनिंग, एनारोबिक, डाइजेशन, डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। तो डी वाटरिंग, ड्राई, एनारोबिक, डाइजेशन या थिकनिंग किसके लिए यूज़ हो रहा है? स्लज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ करते हैं? बेल्ट फिल्टर प्रेस यूज़ कर रहे हैं, डाइजेस्टर यूज़ कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर रहे हैं। डाइजेस्टर, सेंट्रीफ्यूज, बेल्ट फिल्टर प्रेस। पोल्यूटेंट रिमूव्ड हो जाते हैं यहाँ से। डेज डाइजेशन रहेगा आपका 15 to 30 डेज। डी वाटरिंग के लिए 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे डी वाटरिंग के लिए, और डाइजेशन के लिए 15 से 30 दिन का टाइम जो है वो लगता है। और यहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? आपके बायोसॉलिड या फिर बायोगैस, जैसे मीथेन। तो आज के इस टॉपिक में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या कवर की है? व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन बाय माइक्रोब, केमिकल्स, और आपका टॉक्सिक एल्गल ब्लूम, इनडायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या रहेंगे, क्विक रिवीजन हमने बात की थी। इसी के साथ हमने बात किए थे कि पैरामीटर्स के बारे में और उनके प्रिंसिपल और मेथड एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, रिलेटेड परमिसिबल लिमिट ऑफ दिस एंड WHO। इसी के साथ हमने बात की थी ट्रीटमेंट स्टेजेस के बारे में, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या मेथड्स यूज़ होते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू MCQs। साथ साथ हमने बात की है स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट और उसी से रिलेटेड प्रोसेस यूनिट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, टेक्नोलॉजीज, मेथड एंड पोल्यूटेंट रिमूवल एंड रिलेटेड टू टाइम ड्यूरेशन एंड की इफेक्ट्स। तो इसी के साथ हम कवर कर दिया हमने यूनिट 6 जो है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल जो है वो यूनिट कवर हो गया है। कुछ रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो रह गए हैं, तो जब हम MCQ सॉल्व करेंगे तो उसी के साथ साथ अगर लेफ़्ट ओवर रह गया तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो किसी को अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड अगर नोट्स चाहिए या पढ़ने हैं, इन रिलेटेड नोट्स से हटके कुछ और डिटेल्स पढ़ना है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस की बुक, दैट इज़ गिलबर्ट मास्टर। तो उसका यूनिट चैप्टर नंबर 5 वाटर पोल्यूशन और चैप्टर नंबर 6 वाटर क्वालिटी कंट्रोल जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करता है।
अब जैसे रिलेटेड टू कुछ डार्सी लॉ है या फिर आपका जोन्स जो है वो रह गए हैं, तो वो हम जब कवर कर लेंगे जब हम MCQs करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।